सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 31 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसे इत्तफाक कहें, मोजज़ा कहें कि मैं गुलशन से अपना गुनाह बख्शवाने इधर आ गया था। मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि शाह साहब सांप के डसे का इलाज इस तरह करते हैं कि मुर्दे में जान डाल देते हैं। खुदा का ये इशारा मेरे लिए बहुत कीमती था। मुझे महसूस होने लगा कि खुदा मुझे कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए जिंदा रखना चाहता है। ये ख्याल भी आया कि खुदा ने मुझे मजीद इम्तहान में डालने के लिए जिंदा रखा है। गुलशन अपने खामिन के साथ मेरे पास बैठ गई। वो दूध ले आई थी जो चम्मच से वो मेरे मुंह में डालती जा रही थी। सांप के डसने के बाद ये पहली गजा थी जो मेरे जिस्म में जा रही थी। मैंने सुना था कि गुलशन का खामिन घोड़े से गिरकर जहनी तौर पर मफलूज हो गया था और एक टांग की हड्डी भी टूट जाने से बेकार हो गई थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि 1.5-2 महीने गुजरे, शाह साहब की जहनी माजूरी खत्म हो गई। अलबत्ता टांग ने जितना ठीक होना था उतना ठीक हो गई थी, लेकिन जिस्म का बोझ नहीं सहार सकती। अब अपने मुतल्लिक कुछ बताओ सिकंदर, शाह साहब ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम मफरूर हो। पहले आप मुझे एक बात बताएं, मैंने पूछा। मैं परसों से यहाँ हूँ, क्या आपने मेरी खाला को इत्तला नहीं दी? नहीं, शाह साहब ने कहा। मैं जानता था कि तुम मफरूर हो, सारा शहर जानता है। ये मालूम किए बगैर कि तुम यहाँ कैसे आए थे, मैं किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला देने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। यह सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया। इसके साथ ही मैं शाह साहब की दानिशमंदी का कायल हो गया। मैंने उन्हें पूरी तफसील से बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया था और क्या करके जा रहा हूँ। हाँ सिकंदर, शाह साहब ने कहा, अगर तुम ये काम कर चले हो तो बहुत बड़ा काम कर चले हो। तुम्हारी खाला अपनी बेटी के साथ और कभी अकेली यहाँ आती रही है। बेचारी अब भी कभी आती है और रो रो कर कहती है कि मैं कोई ऐसा तावीज़ या कोई टूना करूं जिसके असर से पुलिस उन्हें तंग करना छोड़ दे। फिर आपने क्या किया शाह साहब? मैंने पूछा। आपके हाथ में तो सुना है करामात हैं। मैं दुआ के सिवा और क्या कर सकता था सिकंदर? शाह साहब ने कहा और जरा हंसकर बोले, मालूम नहीं लोगों ने मुझे करामात वाला पीर क्यों बना लिया है। मैं तो अपनी जात के लिए अल्लाह अल्लाह करने वाला दरवेश हूँ। लोग समझते हैं कि खुदा के साथ शाह साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक है जो आम लोगों को हासिल नहीं हो सकता। शायद मेरी दुआओं में असर है। जिस किसी के लिए भी दुआ करता हूँ जज्बात में डूब कर और खुदा के हजूर आंसू बहा कर करता हूँ। लोग बेचारे सहारे तलाश करते फिरते हैं। अगर मैं लोगों की अकीदतमंदी को देखकर पीरी मुरीदी का चक्कर चला दूं तो यहाँ लोगों के पैसों से महल खड़ा कर लूं, लेकिन मैं पीर नहीं। मैं तो अल्लाह के हबीब का मुरीद हूँ। मुझे अगर अल्लाह ने कोई करामत दी है तो वो इश्क रसूल के सदके दी है। शाह साहब, मैंने कहा, कुछ तो आपके हाथ में है जिस पर लोग खिंचे हुए आपके पास आते हैं। यही कुछ है जो मैंने तुम्हें बताया है। शाह साहब ने कहा, या ये है कि दिलो दिमाग को दुनियावी आलाइशों से पाक रखता हूँ। दिमाग को अल्लाह की राह पर छोड़ रखा है, इधर उधर भटकता नहीं। इसी का असर है कि दिमाग वो भी सोच लेता है और बातिन की आंखों को दिखा देता है जो लोगों की नजरों से ओझल होता है। तुम भी कभी आजमा कर देखो। ये बड़ी गहरी बातें हैं सिकंदर, गुलशन ने कहा। तुमने क्या जुर्म किया था? मफरूर कैसे हुए? मैंने उन्हें बताया कि एक गरीब आदमी की बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक अंग्रेज अफसर को कत्ल किया था। मैंने उन दोनों को ये वाकया तफसील से सुनाया। फिर ये भी सुनाया कि अंग्रेज अफसर शहनाज का भी मुतालबा करते थे और मैं उसे अपने साथ भगा कर ले गया था। गुलशन आरा और शाह साहब शहनाज का नाम सुनकर हैरान हुए कि वो कहाँ से कहाँ जा पहुंची। मैंने जब उन्हें बताया कि शहनाज ने एक नवाबजादे के साथ शादी कर ली है और उसका नाम हमीदुल्लाह खान है, तो गुलशन के चेहरे का रंग बदल गया। शाह साहब की बातों से पता चला कि वो गुलशन आरा के माजी से वाकिफ हैं। मैंने गुलशन को बताया कि वो गुनाहगार नवाब अपने ही हाथों मारा जा चुका है और वहां अंग्रेज अफसर रंगरलियां मना रहे हैं। अल्लाह की राह से भटकने वालों का यही अंजाम होता है। गुलशन आरा ने कहा, बेगुनाहों को गुनाहों में डबो देने वालों को
खुदा इतनी लंबी ढील नहीं दिया करता। अब ये बताओ सिकंदर, शाह साहब ने पूछा, क्या करना चाहते हो? क्या बाकी उम्र इसी तरह भागते और छुपते गुजार दोगे? अमूमन यूं होता है कि जिस तरह तुमने नेक नियति से एक जुर्म का इर्तकाब किया है और फरार हो गए हो, इस तरह बाज आदमी जुर्म कर बैठते हैं और सजा से फरार इस तरह हासिल करते हैं कि डाकुओं के किसी गिरोह से जा मिलते हैं। इसके सिवा वो कर भी क्या सकते हैं? किसी शरीफ घर में तो उन्हें पनाह नहीं मिल सकती। तुम्हारा क्या इरादा है? डाकू नहीं बनूंगा शाह साहब, मैंने कहा। अंग्रेजों ने मेरे दिल में अपने खिलाफ ऐसी नफरत भर दी है जो इंतकामी जज्बे की सूरत इख्तियार कर गई है। आपने सुना होगा कि कुछ गिरोह हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां कर रहे हैं। कहीं रेलगाड़ी के नीचे बम रखते हैं, कहीं किसी बड़े अंग्रेज अफसर को गोली मारते हैं। यानी तुम दहशतगर्द बनना चाहते हो? शाह साहब ने कहा। जी हाँ, मैंने कहा। अजीब बात है शाह साहब, मैंने दहशतगर्दों के बड़े मजबूत और खुफिया गिरोह पकड़े हैं और अब मैं खुद दहशतगर्द बन गया हूँ। लेकिन अभी ये काम शुरू नहीं किया। पहले तो अपना गिरोह बनाना है। हिंदू, खसूसन बंगाली हिंदू, इस काम में बहुत आगे निकल गए हैं। हम अलग गिरोह बनाएंगे और ज्यादातर हिंदुओं और सिखों को उसमें शामिल करेंगे। नुकसान उठाओगे सिकंदर, शाह साहब ने कहा। हिंदू जो अपने आप को इनकलाबी कहते हैं, वो इनकलाब लाने में कामयाब हो भी गए तो इस मुल्क में अंग्रेजी राज के बजाय हिंदू राज होगा। उनके साथ चंद एक अगर मुसलमान हैं तो उन्हें हिंदू इस्तेमाल कर रहे हैं। कामयाबी की सूरत में अपने मुसलमान साथियों को अगर जेलों में बंद नहीं करेंगे तो उन्हें धुतकार कर अलग कर देंगे। कम अज कम इस बात पर मैं शाह साहब से इत्तफाक नहीं करता था। मैंने उनसे ज्यादा बहस ना की क्योंकि वो मौका इस किस्म की बहस मुबाहिसे का नहीं था। असल मसला ये था कि मैं जल्दी सेहत याब हो जाऊं और यहां से निकल जाऊं। मैंने इतना जरूर महसूस किया कि शाह साहब भी इनकलाबी ख्यालात के आदमी हैं। मेरे और उनके दरमियान इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो खालिस्तान इस्लामी इनकलाब की बात करते थे और कहते थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क है। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा शाह साहब? जहर ने तुम्हारे जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है, शाह साहब ने कहा। दवाई ने जहर का असर जायल कर दिया है। जिस्मानी ताकत की बहाली में 4-5 रोज लग जाएंगे। कुछ और भी सोचा आपने शाह साहब? मैंने पूछा। मैं मफरूर कातिल हूँ, मेरी तस्वीरें थानों में पहुंची हुई हैं और मुझे पनाह देना कितना बड़ा जुर्म है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी खातिर आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचे। अगर इस घर में पुलिस दाखिल हो गई तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। सिकंदर, शाह साहब कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गए और कहने लगे, तुम्हें जिंदगी मैंने नहीं दी। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मैं अगर पुलिस से डरने वाला होता तो तुम्हें अपने दरवाजे से उठाकर जब अंदर लाया था और गुलशन ने तुम्हारा नाम बताया था तो मैं थाने चला जाता और कहता कि मफरूर मुलजिम मेरे घर में है। ये मसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें रोपोश रखना मेरा काम है। शाह साहब, मैंने पूछा, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? गुलशन ने तुम्हारे मुतल्लिक मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी रो रो कर अल्लाह से मांगी थी, शाह साहब ने कहा। और गुलशन ने मुझे कहा था कि शाह साहब, अगर ये मुमकिन हो तो मेरी जिंदगी भी सिकंदर को दे दें। उसने अपनी जिंदगी मुझे दे दी थी। शाह साहब, मैंने कहा, मैंने आपको बताया है कि उस हिंदू थानेदार को मैंने किस तरह धमकियां दी हैं और मैंने आपको ये भी बताया है कि आगे अयूब मिल गया था जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी अभी उसके मुतल्लिक भी बात हुई थी। हाँ हाँ, शाह साहब ने कहा। मुंशी मरातब अली का बेटा जो अभी अभी जेल से निकला है। मैं मान नहीं सकता शाह साहब, मैंने कहा, कि थानेदार ने मुझसे डरकर मेरा ताक़ुब नहीं किया होगा। अयूब पर भी मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसकी जज्बाती हालत तो कुछ और देखी थी, लेकिन उसे मैंने ही पकड़वाया था। वो इंतकाम ले सकता है। क्या आप किसी काबिल एतमाद आदमी से मालूम करवा सकते हैं कि थानेदार मेरे मुतल्लिक क्या कर रहा है और अयूब की नीयत क्या है? नहीं सिकंदर, शाह साहब ने कहा, यहां तुम्हें पकड़ने के लिए कोई नहीं आ सकता। अब ये मालूम करना कि कौन क्या कर रहा है बड़ी खतरे वाली बात है। मुझे मेरा कोई आदमी धोखा नहीं देगा, लेकिन मैं ऐसी तवक्का किसी से भी नहीं रख सकता कि वो अक्लमंदी से जासूसी करे। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जब तक तुम सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। उस रात तक शाह साहब के कहने के मुताबिक मैं उठकर बैठने के काबिल हो गया।
अगले रोज मैं चारपाई से उठा। गुलशन आरा की दिलचस्पियां मुझ पर मरकूज हो गई थीं। ज्यादातर वक्त वो मेरे साथ गुजारती थी। सिकंदर, अगली रात वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, क्या तुम सारी उम्र यूं ही तन्हा रहोगे? जो अल्लाह को मंजूर होगा गुलशन, मैंने कहा। कल क्या होगा मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे साथ एक और जिंदगी तबाह हो रही है, गुलशन ने कहा। तुम्हारी खालाजाद अजरा 3-4 बार यहाँ आई है। शाह साहब ने तुम्हें बताया है कि माँ बेटी यहाँ आती रहती हैं। अजरा मेरे पास आती है और रो रो कर कहती है कि मैं शाह साहब से कहूँ कि वो ऐसा तावीज़ दें या ऐसी दुआ करें कि सिकंदर वापस आ जाए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है कि सिकंदर भागा हुआ कातिल है और वो सूली पर खड़ा है और उसकी सारी उम्र यूं ही गुजरेगी, और जिस रोज वो पकड़ा गया उसे सीधा सूली पर खड़ा कर दिया जाएगा। सिकंदर, अजरा ने यहाँ तक कहा है कि वो तुम्हारे साथ जंगलों, बयाबानों और गारों में रहने के लिए तैयार है। तुम ही बताओ उसे क्या कहूँ? क्या ये ठीक रहेगा कि मैं उसे बुला लूं और तुम्हारे साथ मिलवा दूं? नहीं गुलशन, मैंने कहा, वो जज्बाती लड़की है, उसके मुंह से बात निकल जाएगी कि मैं यहाँ हूं। मुझे अपना डर नहीं, पकड़ लें मुझे, फांसी दे दें। मुझे डर यह है कि पुलिस तुम्हें और शाह साहब को भी धर लेगी। उसकी माँ उसकी शादी अयूब के साथ करना चाहती है, गुलशन ने कहा, लेकिन अजरा नहीं मानती। कहती है जब तक सिकंदर जिंदा है मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। अब आए तो एक काम करना गुलशन, मैंने कहा, उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था और मैंने उसके लिए ये पैगाम छोड़ा है कि वो अयूब को कबूल कर ले। उसे ये भी बता देना कि सिकंदर अयूब से मिलकर गया है और ये कह गया है कि अयूब अब बिल्कुल बदल गया है, वो अब लोफर और बदमाश नहीं रहा। मैं तेजी से सेहतयाब हो रहा था। मुझे ज्यादातर दूध और घी दिया जाता था। शाह साहब के साथ हिंदुस्तान की गुलामी, अंग्रेजों की फरेबकारी और मुसलमानों की हालत जार के मुतल्लिक बातें होती रहती थी। मैं तो शाह साहब के सामने तिफले मकदब था। उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। कभी तो उनकी बातों से ये जाहिर होता था कि वो खुद किसी दहशतगर्द गिरोह के आदमी हैं। उनकी बातों में फलसफे का रंग तो होता था, लेकिन उनकी हर बात काबिल अमल भी होती थी। 7-8 दिन गुजर गए। शाह साहब के यहाँ औरतें भी आती थीं, मर्द भी। इतने ज्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन आमदोरफ्त लगी रहती थी। मैं अपने कमरे में बैठा लोगों के कदमों की चाप सुनता रहता था। कभी ऐसा ख्याल भी आ जाता था कि एक रोज कदमों की चाप मेरे कमरे में आ जाएगी और ये पुलिस के कदमों की चाप होगी। गो शाह साहब पूरी तरह मुतमईन नजर आते थे, लेकिन मैं पुलिस का आदमी था, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। आखिर वो हो गया। दरवाजे पर दस्तक मैंने भी सुनी। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज भी सुनी। ड्योढ़ी में किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। यहाँ कोई मफरूर मुलजिम नहीं है। ये शाह साहब की आवाज थी जो खासी बुलंद थी। मैं समझ गया कि किसी तरह मुखबरी हो गई है, और शाह साहब ने ये अल्फाज इसलिए ऊंची आवाज में कहे हैं कि मैं सुन लूं और किसी रास्ते से निकल जाऊं। उस वक्त तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था और जिस्म में वही ताकत आ गई थी जो हुआ करती थी। मैं जिस कमरे में था उसका कोई दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता था। ये अंदरूनी कमरा था। मुझे यकीन था कि शाह साहब पुलिस को ड्योढ़ी में थोड़ी देर रोके रखेंगे। मैं वो धमकियां सुन रहा था जो शाह साहब को दी जा रही थी। वो उस हिंदू थानेदार के सिवा और कौन हो सकता था जिसे मैंने धमकियां दी थी? शाह साहब, थानेदार कह रहा था, आप काबिल इज्जत इंसान हैं, मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूँ। मेरी ड्यूटी में दखल ना दें, मैं जानता हूँ मुलजिम यही है। मैं समझ गया शाह साहब मेरे निकलने का मौका पैदा कर रहे हैं। मुझे अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अब पहले वाली जिस्मानी हालत में आ चुका था। मैं उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया, उस कमरे से सहन में आ गया। इस मकान से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। रात को मैं छत पर भी चला जाता था और मैंने अच्छी तरह देख लिया था कि कभी यहां से भागना पड़ा तो मैं किस रास्ते से निकलूंगा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां उस कमरे के करीब थीं। गुलशन वहीं खड़ी थी। उसने मुझे कहा कि ऊपर चले जाओ और पिछवाड़े से कूद जाओ। वो मुझे ये रास्ता ना बताती तो भी मैं उसी रास्ते जा रहा था। गुलशन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैंने उसे खुदा हाफिज कहा और सीढ़ियां चढ़ गया। मकान के पिछवाड़े खेत थे। मैं मुंडेर से लटका और कूद गया। खेतों में फसल ऊंची थी। मैंने उठकर दो खेतों के दरमियान मेंढ पर चले जाना और गायब हो जाना था। मैं कूदा तो मेरी पोजीशन बैठने वाली हो गई। मैं उठा और अभी मुड़ा ही था कि दाएं और बाएं से दो राइफलों की नालियां मेरे पहलुओं से लग गईं।
खबरदार, एक ने कहा, हिलना मत। ये दोनों कांस्टेबल थे, उन्होंने थानेदार को पुकारा। मैंने बैक वक्त दोनों राइफलों के ऊपर इतनी जोर से हाथ मारे कि दोनों राइफलें नीचे हो गईं, और दोनों कांस्टेबल इस झटके से एक दूसरे के करीब और मेरे सामने हो गए। मैंने दोनों की गर्दनों पर हाथ रखे और उन्हें जोर से नीचे को झटका दिया। इसके साथ ही मैंने दोनों राइफलों पर पांव रख दिए। अगर मुझे पकड़ने वाले यही दोनों होते तो मैं उनसे राइफलें छीन कर निकल जाता, लेकिन पीछे से दो बाजुओं ने मुझे कमर से जकड़ लिया। ये कोई ताकत वाला कांस्टेबल था। उसने मुझे उठा ही लिया और इतनी जोर से एक तरफ को फेंका कि मैं दीवार के साथ टकरा गया। इतने में थानेदार भी आ गया और मैं एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 6 पुलिस कांस्टेबलों के नरगे में था। जिन कांस्टेबलों को मैंने दबा लिया था उनमें से एक ने मुझे गाली दी। हिंदू थानेदार ने उसी किस्म की गाली उसे देकर चुप करवा दिया। आओ सिकंदर भाई, थानेदार ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, ये जांगली हैं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं करते। लाला बशंबर दास, मैंने उस हिंदू सब इंस्पेक्टर से कहा, सबको बता दे किसी ने मेरे साथ जरा सी भी बदकलामी या बदतमीजी की तो उसकी खैरियत नहीं, फांसी तो मुझे चढ़ना ही है। एक दो और को मार दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे साथ आ भाई मेरे। सब इंस्पेक्टर बिशंबर दास ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा जैसे मिलाया जाता है, और दोस्ताना बेतकल्लुफी से बोला, तुम मेरे मुल्जिम नहीं हो, मैंने तुमसे कौन सा इकबाल जुर्म करवाना है। मेरे लिए तुम छोटे भाई हो, मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुम भी सब इंस्पेक्टर हो। मैं उसके साथ चल पड़ा और आहिस्ता से उसे कहा कि मुझे जरा अंदर ले चले। मैंने उसे यह भी कहा कि उसने मेरी इज्जत की है तो मैं उसकी इज्जत की खातिर भागने की कोशिश नहीं करूंगा। लाला जी, हेड कांस्टेबल हथकड़ी लेकर आ गया और थानेदार से पूछने लगा, हथकड़ी लगा दूं? रहने दो, थानेदार ने कहा, कोई जरूरत नहीं। पिछवाड़े से घूमकर हम अंदर चले गए। शाह साहब ने हमें अपने खास कमरे में बिठाया। सिर्फ थानेदार अंदर आया, उसके बाकी तमाम आदमी बाहर खड़े रहे। लाला बिशंबर दास, मैंने कहा, आप शाह साहब को भी इस जुर्म में थाने ले जाएंगे कि मैं उनके घर से पकड़ा गया हूं? तुम खुद जानते हो, उसने कहा, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप जो चाहें कर सकते हैं, मैंने कहा, और आप उससे ज्यादा करेंगे जो आपके इख्तियार में है। मैंने आपके घर जाकर आपको धमकियां दी थी, इसका आप इंतकाम तो जरूर लेंगे। तुमने बड़ी घटिया बात की है सिकंदर, थानेदार ने कहा। तुम अगर इश्तहारी डाकू होते तो तुम्हारे साथ मेरा रवैया कुछ और होता। तुमने मुझे धमकियां देकर यह भी बता दिया था कि तुम्हारा जुर्म क्या है और तुमने ये जुर्म क्यों किया था। मैं तुम्हें इज्जत और गैरत वाला आदमी समझता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियों को तुम बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हो। मैं क्या बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कहाँ से गिरफ्तार किया है। लाला जी, मैंने कहा, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं। आप रिपोर्ट में ये लिख सकते हैं कि आपको मुखबिर ने ये इत्तला दी थी कि उसने मुझे बाजार से गुजरते देखा है। इस रिपोर्ट पर आप गार्ड लेकर मेरे ताक़ुब में आए और यहाँ आकर मुझे पकड़ लिया। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, मैं मुल्जिम हूं और पकड़ा गया हूं। शाह साहब के मुझ पर बड़े एहसान हैं, आप इन्हें नहीं जानते। मैं क्यों नहीं जानता, बिशंबर दास ने कहा। तुम बुरा ना मनाना, अपने पीरों को तुम जानते हो। बदमाश इनके यहाँ आते जाते रहते हैं। मैं अपने इलाके के इन तमाम पीरों से वाकिफ हूँ। शाह साहब के मुतल्लिक भी मैं जानता हूँ। इनके मुतल्लिक मुझे अच्छी तरह पता है कि ये उस किस्म के पीर नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम पहले मशकूक आदमी हो जो इस घर में आए हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन्हें छोड़ कैसे दूं। एक बात बताओ सिकंदर, तुम 7-8 रोज पहले मेरे पास आए थे। मैं खुश था कि तुम चले गए हो और मेरे इलाके में नहीं हो। अब फिर क्या लेने आ गए हो? बिशंबर दास जी, मैंने कहा, मैं गया ही नहीं था। मैं आपको यही बात सुनाना चाहता हूँ। ये सुनकर आप महसूस करेंगे कि शाह साहब ने मुझे किस तरह पनाह दी थी और किस तरह मैंने यहाँ नई जिंदगी पाई। मैंने सब इंस्पेक्टर बिशंबर दास को सांप के काटने से लेकर शाह साहब के घर पहुंचने तक की सारी दास्तान सुना दी। शाह साहब, बिशंबर दास ने उनसे पूछा, क्या आपको मालूम नहीं था कि सिकंदर मफरूर मुल्जिम है? जी हाँ, शाह साहब ने बिल्कुल सच बोला। मुझे मालूम था, लेकिन ये मेरे दरवाजे पर पनाह लेने के लिए नहीं गिरा था। ये सांप के जहर से मर रहा था, इसे बचाना मेरा फर्ज था। ये ठीक हो गया तो इसे भगा देते, बिशंबर दास ने कहा, या थाने में इत्तला दे देते कि मफरूर मुल्जिम आपके पास है। उसने सुबह चले ही जाना था, शाह साहब ने कहा। बाकी रहा थाने में इत्तला देना, तो मेरा जवाब यह है कि आपका मैं मुल्जिम हूं, लेकिन अपने घर आए हुए बीमार मेहमान को पुलिस के हवाले कर देना मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है।
थानेदार तो था हिंदू, लेकिन मेरी बात सुनकर उसका अंदाज बदल गया। शाह साहब ने उसे रिश्वत पेश की और कहा कि वो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। शाह साहब, थानेदार ने कहा, मैं ये पैसे कभी कबूल ना करूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक हवालदार और 6 सिपाही हैं। इस झूठ में कि मैंने सिकंदर को कहीं और से पकड़ा है, इन्हें भी शामिल करना पड़ेगा। इनका मुंह बंद करना जरूरी है। मैंने उनके लिए आपके ये पैसे कबूल कर लिए हैं। कुछ और पैसे भी दे दें। लाला बिशंबर दास, मैंने कहा, अगर आप चाहें तो उस रिपोर्ट में यह भी शामिल कर लें कि आपने मुझे बड़ी मुश्किल से और बहुत बड़ा मुकाबला करके गिरफ्तार किया है। इससे आपकी अगली तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। थाने चलकर देख लेंगे, बिशंबर दास ने कहा। मैं शाह साहब को एक दो बातें समझा लूं। शाह साहब, आप दिल में यह रख लें कि आपको मालूम था ही नहीं कि सिकंदर यहां आया और पकड़ा गया था। मैं यही चाहता था कि शाह साहब पर हर्फ ना आए। मैंने अपने तौर पर फैसला कर लिया था कि मैं पुलिस की हिरासत से भागूंगा। शाह साहब की दी हुई रकम काम कर गई। कुछ थानेदार ने अपनी जुर्रत से काम लिया। ये सौदा जरा मुश्किल से ही तय हुआ था। मैंने वो मुश्किल बयान नहीं की। पुलिस की बातें पुलिस वाले ही समझ सकते हैं। वो मुझे शाह साहब के घर से ले आए। मैंने बाहर निकलते ही अपने दोनों हाथ बिशंबर दास के आगे कर दिए और कहा कि वो हथकड़ी लगा ले। हेड कांस्टेबल ने हथकड़ी आगे कर दी। बिशंबर दास मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। फिर उसने सर हिला दिया। नहीं सिकंदर, उसने आहिस्ता से कहा, हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मालूम नहीं क्यों तुम्हारी इज्जत करने को जी चाहता है। तुम आखिर सब इंस्पेक्टर हो। चलो। हम चल पड़े। जब हम ऊंचे फसल के दरमियान में से गुजर रहे थे तो मेरे दिमाग में आई कि यहीं से भाग निकलूं। रात का वक्त था। मैं फसल से इधर उधर हो जाता तो वो अंधों की तरह गोलियां चलाते रहते और मैं कहीं छुपता, कहीं भागता निकल जाता। लेकिन इस हिंदू थानेदार ने मुझ पर एतबार किया था और उसने मेरी इज्जत भी की थी। एक तो ये वजह थी कि मैंने फरार का इरादा तर्क कर दिया और दूसरी वजह ये थी कि थानेदार ने गुस्से में आकर शाह साहब को और गुलशन आरा को धर लेना था। मैंने फरार तो होना ही था। इसका मौका आ रहा था। उन्होंने मुझे उसी थाने की हवालात में नहीं रखना था। 2-3 रोज के बाद एक हेड कांस्टेबल और 2 या 3 कांस्टेबलों के साथ मुझे हथकड़ी से बांधकर मेरे हेडक्वार्टर भेज देना था। ये 16-17 घंटे का सफर था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि उस सफर के दौरान भागूंगा। मैं जानता था कि यह काम इंतहाई दुश्वार और खतरनाक है। चलती गाड़ी से कूदकर मैं शदीद जख्मी हो सकता था और मैं गिरकर रेलगाड़ी के नीचे भी आ सकता था और मैं पुलिस गार्ड की गोलियों का निशाना भी बन सकता था। फिर भी मैंने फरार होने की कोशिश करनी ही थी। लाला जी, मैंने थाने की तरफ जाते हुए उससे पूछा, मुखबरी किसने की है? किसी ने तो की होगी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ना पूछो तो अच्छा है, मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन उसने ना बताया। अयूब तो नहीं था? मैंने पूछा। मुझे उसी पर शक है। आपको शायद मालूम होगा कि मैंने ही उसे पकड़वाया था। नहीं, उसने कहा, अयूब नहीं था। और ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम मुझे धमकियां देकर मेरे घर से निकले थे तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम जब मेरे सामने बैठे थे मैं उस वक्त खाली हाथ था और ये तो मैं मान ही नहीं सकता था कि तुम भी खाली हाथ होगे। तुम जब चले गए तो मैं रिवॉल्वर लेकर बाहर निकला। मुझे मालूम नहीं था कि तुम किधर निकल गए हो। मुझे अयूब आता नजर आया। वो मेरे पास थाने में आता रहता है, बल्कि वो मेरा दोस्त बन गया है। उसने मुझसे पूछा कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि सिकंदर आया था और झलक दिखाकर निकल गया है। अयूब ने तुम्हारा नाम सुनकर बड़ी हैरत का इजहार किया। उसने ये भी कहा कि सिकंदर कभी सामने आ गया तो वो पहले उसे गोली मारेगा, फिर थाने में इतला देगा कि उसने एक मफरूर कातिल को मार डाला है, क्योंकि उसने मुकाबला किया था। हाँ लाला जी, मैंने कहा, अयूब तो मेरा जानी दुश्मन है। मैं उसके साथ बातें कर रहा था तो शहर का एक और आदमी हमारे पास आकर रुक गया। बिशंबर दास ने कहा। उसने बताया कि उसने सिकंदर को उस तरफ जाते देखा है। उस आदमी ने उस तरफ इशारा करके अयूब से पूछा कि उसने सिकंदर को नहीं देखा था। अयूब ने कहा कि वो देखता तो सिकंदर निकल कर ना जाता। मैं अकेला ही कुछ दूर तक गया और वापस आ गया। मैंने शहर से एक लारी निकलते देखी थी। मुझे ख्याल आया कि तुम उस लारी पर निकल गए होगे। एक रेलगाड़ी का भी वक्त था। मैंने थाने जाकर एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को साथ लिया और रेलवे स्टेशन चला गया। उन दोनों को मैंने बगैर वर्दी साथ लिया था। हमने छुप छुप कर देखा, रेलवे स्टेशन का हर कोना देख डाला।
گاڑی آئی تو ہم نے یہاں سے سوار ہونے والے مسافروں کو دیکھا، لیکن تم نظر نہ آئے۔ تھانے لے جا کر اس نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ حوالاتیوں کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ شاید بھکاری بھی نہ کھا سکیں، لیکن بشمبر داس نے میرے لیے پرتکلف ناشتہ بھیجا۔ مجھے اب حوالات میں بیٹھے ہی رہنا تھا۔ میں چپ بیٹھ گیا، لیکن میرا ذہن ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ ایوب کے متعلق میرے شکوک رفع ہو گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ میں پکڑا نہ جاتا، لیکن ایوب تھانے دار کو یہ بتا سکتا تھا کہ میں اسے ملا تھا اور میں فلاں طرف چلا گیا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب ایوب کھانا اٹھائے حوالات کی سلاخوں کے سامنے آن کھڑا ہوا، اور بشمبر داس نے آ کر حوالات کا دروازہ کھولا۔ کھانا پرتکلف تھا، حوالات کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایوب سلاخوں کے باہر کھڑا رہا۔ مجھے لالا بشمبر داس نے بتا دیا ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے تھے، ایوب نے کہا۔ حوالات کا سنتری پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے ایوب کو آنکھ کا اشارہ کیا اور کوئی اور بات شروع کر دی۔ ایوب یہ کہہ کر چلا گیا کہ شام کا کھانا بھی وہی لائے گا اور یہ برتن لے جائے گا۔ مجھے 4 روز اس حوالات میں رکھا گیا۔ اس دوران اس علاقے کا ڈی ایس پی مجھے دیکھنے آیا۔ اس نے آتے ہی مجھ پر چڑھائی کر دی۔ وہ انگریز تھا اور بڑے سخت غصے میں تھا کہ میں نے ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا ہے۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ ہندوستان کا دیوتا تھا، اور وہ حیران تھا کہ ایک ہندوستانی نے ایک انگریز افسر کو قتل کیا ہے۔ ہم تم کو سزائے موت دیں گے، اس نے کہا، پھر تم کو پتا چلے گا کہ ایک انگریز افسر کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں مر جاؤں گا تو پھر بھی انگریز افسر قتل ہوتے رہیں گے۔ جب تک انگریز یہاں ہیں ان کے قتل کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تم باغی ہو، انگریز ڈی ایس پی نے کہا۔ تم پر اتنی جلدی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھی کون کون ہیں۔ تم نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اپنے وطن کے لیے یہ قربانی بڑی خوشی سے دوں گا صاحب بہادر، میں نے کہا۔ تم بہت بے وقوف آدمی ہو، اس نے کہا اور چلا گیا۔ اس شام بھی ایوب آیا اور حسب معمول میرے لیے کھانا لایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن حوالات کا سنتری وہاں سے ہٹتا نہیں تھا، اس لیے بات نہ ہو سکی۔ اس سے اگلے روز سب انسپیکٹر بشمبر داس نے مجھے بتایا کہ آج رات مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ڈی ایس پی کہہ گیا تھا کہ اسے کم از کم 4 آدمیوں کی گارڈ میں بھیجنا، اور راستے میں اگر یہ مرنے بھی لگے تو 1 منٹ کے لیے بھی ہتھ کڑی نہ کھولی جائے۔ اس روز بھی ایوب کو خاص بات کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن عام سی باتیں اس نے کی، جن میں اہم بات یہ تھی کہ میری خالہ اور عذرا کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ صرف انہیں ہی نہیں، مجھے بتایا گیا کہ میری گرفتاری کی ایک سنسنی خیز خبر بن کر سارے شہر میں پھیل گئی ہے، اور لوگ مجھے دیکھنے کے لیے تھانے میں آتے ہیں، لیکن ایوب کے سوا کسی اور کو تھانے کے احاطے میں اندر آنے نہیں دیا جاتا۔ تم عذرا کے ہاں جاتے رہتے ہو؟ میں نے ایوب سے پوچھا۔ ہاں، ایوب نے جواب دیا، پہلے کبھی کبھی جاتا تھا، جب سے تم ملے ہو اور تم نے مجھے کہا ہے کہ عذرا کے ساتھ شادی کر لو تو میں تقریباً روزانہ جاتا ہوں۔ تمہاری خالہ کے ساتھ شادی کی بات پکی ہو گئی ہے، لیکن عذرا ہر وقت اداس اور پریشان رہتی ہے۔ کیا تم اسے تنہائی میں کبھی نہیں ملے؟ 3 مرتبہ مل چکا ہوں، ایوب نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہیں سکندر کبھی نہیں مل سکے گا تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ میرے متعلق اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایوب بدمعاش آدمی ہے۔ میں نے اس کا دل صاف کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ ایوب جب مجھے یہ بات سنا رہا تھا تو میرا دل ایک انجانی سی مٹھی میں جکڑتا جا رہا تھا۔ میں نے کسی وقت یہ سوچا تھا کہ واپس آ جاؤں، عذرا کے ساتھ شادی کر لوں اور پولیس آفیسر کی حیثیت سے سیدھی سادی زندگی بسر کروں، لیکن پاؤں کا چکر ایسا تھا کہ میں اسی میں پڑا رہا۔ حالات اپنے آپ ہی مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتے رہے، اور میں تیز آندھی میں آئے ہوئے تنکے کی طرح اڑتا ہی رہا۔ میں آج رات جا رہا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اللہ مالک ہے، ایوب نے منہ سلاخوں کے قریب کر کے کہا، راستے میں ہوشیار رہنا۔ اس نے سلاخوں سے ہاتھ آگے کیا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے میرے ہاتھ کو اس طرح دبایا جیسے مجھے کوئی اشارہ دیا ہو۔ میں اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ سنتری قریب آ گیا، اور اس نے بڑے ادب سے ایوب سے کہا کہ ہاتھ اندر نہ کریں۔ رات کو ریل گاڑی مجھے اپنے شہر سے لے کر چل پڑی۔ پیچھے سے ریل گاڑی کے ساتھ وہ بوگی بھیجی گئی تھی جس میں چھوٹا سا ایک کمپارٹمنٹ پولیس کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں قیدی ایک سے دوسری جگہ لے جائے جاتے ہیں۔
गाड़ी की खिड़कियों के साथ सलाखें लगी होती हैं। दरवाजों के शीशे वाले हिस्से के साथ भी सलाखें लगी होती हैं। दरवाजे अंदर से मुकफ्फल कर दिए जाते हैं और चाबियां गार्ड के इंचार्ज के पास होती हैं। इतने सख्त इंतजाम के बावजूद कैदियों की हथकड़ियां नहीं खोली जाती। मेरे लिए तो खास तौर पर बड़ा सख्त हुक्म दिया गया था। एक इंतजाम ये भी किया गया था कि मुझे ये बताया गया कि मुझे रात 10:30 बजे की गाड़ी से ले जाया जाएगा, लेकिन सूरज गरूब होते ही मुझे हवालात से हथकड़ी लगाकर निकाला गया और रेलवे स्टेशन पर ले आए। मेरे साथ जो गार्ड थी उसमें एक हिंदू कांस्टेबल था और 3 कांस्टेबल थे, जिनमें एक सिख और 2 हिंदू थे। चूंकि मैं मुसलमान था इसलिए मेरे साथ गैर मुस्लिम गार्ड भेजी गई थी। गाड़ी 6:30 बजे मेरे शहर से निकल गई। कुछ देर बाद हेड कांस्टेबल ने अपने साथियों से कहा कि अगले स्टेशन पर खाना खाएंगे। मेरे पास खासे पैसे थे। अपना खर्च ना करना भाइयों, मैंने कहा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, लेकिन किसी छोटे स्टेशन से नहीं। बड़ा स्टेशन 2.5-3 घंटे बाद आएगा, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। तुम अपने पैसे बचाओ और वापस आकर खुराक का बिल वसूल कर लेना। वो बहुत खुश हुए। मैंने चूंकि इरादा कर रखा था कि फरार होने की कोशिश करूंगा, इसलिए अपनी गार्ड को मैं जरा खुश रखना चाहता था कि हुक्म के खिलाफ मेरी हथकड़ी कुछ देर के लिए खोल दें। रेलगाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी और इससे ज्यादा तेजी से मेरा दिमाग फरार की तरकीबें सोच रहा था, परख रहा था और कोई बेहतर रास्ता तलाश कर रहा था। मुझे एक गम और लग गया था। मैं हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब को यह बताकर आया था कि बहुत जल्द वापस आऊंगा। मैं उन्हें यह भी बताया था कि अपने शहर में रात की गाड़ी से पहुंचूंगा और रात को ही थानेदार से मुलाकात करके रात की गाड़ी से ही वहां से निकल आऊंगा। इस हिसाब से मुझे 5वें दिन वापस अपने साथियों के पास होना चाहिए था। मैंने 5 दिन का हिसाब इस तरह किया था कि 2 दिन जाने और 2 दिन आने के और एक दिन फालतू रख लिया था। मगर मैंने हिसाब किया तो मुझे वहां से निकले हुए 2 हफ्ते हो चले थे। मुझे खतरा यह महसूस हो रहा था कि हमीदुल्लाह बेसब्रा सा आदमी है। वो मेरे पीछे आएगा। मेरे शहर में उसे कोई पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन वो जरा सी लग्जिश करके अपने खिलाफ शक पैदा कर सकता था। मैं जब वहां से चला था तो ख्वाजा साहब ने भी और हमीदुल्लाह खान ने भी मुझे रोका था। वो कहते थे कि पकड़े जाओगे, लेकिन मैं आ गया। मुझे याद आया कि हमीदुल्लाह ने चलते चलते ये भी कहा था, सिकंदर, तुम अगर इन 5 दिनों के अंदर ना लौटे तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं उसे मना तो कर आया था, लेकिन वो मना होने वाला आदमी नहीं था। कभी मुझे नजर आने लगता था जैसे हमारा खेल खत्म हो चुका है और हम इब्तदा में ही अंग्रेज के कानून के हाथों खत्म हो जाएंगे। मुख्तसर ये कि सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगा था। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होने लगी। मेरा दिल इस कदर बेताब हुआ कि मुझे अगर हथकड़ी लगी हुई ना होती तो मैं पुलिस के उन 4 आदमियों पर हमला कर देता। ये एक छोटे से कस्बे का स्टेशन था। वहां गाड़ी रुक गई। मैं खिड़की के साथ बैठा हुआ था। गाड़ी के शीशे उतरे हुए थे। सलाखों की वजह से मेरे भाग निकलने का खतरा नहीं था। उस जमाने में रेलगाड़ियों में जरा सा भी रश नहीं होता था। प्लेटफॉर्म पर चंद एक खांचा फरोशों के सिवा कोई और नजर नहीं आता था। 2 आदमी टहलते टहलते हमारे सामने से गुजरने लगे। वहां रोशनी बहुत थोड़ी थी। मैंने उन दोनों को पहचान तो लिया, लेकिन मुझे यकीन ना आया कि ये वही हैं। एक तो हमीदुल्लाह था और दूसरा हमारा साथी इल्ताफ था। इल्ताफ हमारा बड़ा ही जहीन और बहुत तेज साथी था। उसमें बंदर जैसी फुर्ती और चीते जैसी झपट थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। हमीदुल्लाह ने हैरान कुन जुर्रत का मुजाहरा किया। मुझे देखकर रुक गया और बड़ी जोर से अस्सलामु अलैकुम कहा। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दोनों हाथ आगे किए। इस तरह हमारा मुसाफा हुआ। फिर अल्ताफ ने हाथ मिलाया। इंस्पेक्टर साहब, हमीदुल्लाह खान ने हेड कांस्टेबल से कहा, ये हमारा यारे गार है, अगर इजाजत दें तो इसके साथ 2-4 बातें कर लें। उसने हेड कांस्टेबल को इंस्पेक्टर कहा था। इससे हेड कांस्टेबल खासा चौड़ा हो गया और उसने बड़े अफसरों की तरह हमीदुल्लाह खान को इजाजत दे दी कि वो मेरे पास खड़ा होकर बातें कर सकता है। हमीदुल्लाह खान ने ऐसी बातें की जिनसे ये जाहिर होता था कि उसे मालूम ही नहीं कि मैं मफरूर कातिल हूं, या जैसे वो यही समझ रहा था कि मैं अभी तक स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर हूं। मैंने हमीदुल्लाह खान के मुतालिक हेड कांस्टेबल को बताया कि बहुत अमीर कबीर ठेकेदार है और इसके हाथ बड़े लंबे हैं। हमीदुल्लाह खान एक बात मेरे साथ और 2 बातें हेड कांस्टेबल के साथ करता था।
और उसे इतनी हवा देता था कि मैंने साफ तौर पर देखा कि हेड कांस्टेबल गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था। हमीदुल्लाह खान ने एक कमाल ये किया कि जेब से कुछ नोट निकाले, हाथ सलाखों के अंदर करके 10 रुपए का एक नोट हेड कांस्टेबल के आगे और 5-5 रुपए के 3 नोट तीनों कांस्टेबलों के आगे रख दिए। उन चारों ने बाछें खिलाकर और झपट कर नोट उठाए और जेबों में डाल लिए। उस जमाने की ये बहुत बड़ी रकम थी। क्यों भाई? हमीदुल्लाह खान ने पुलिस गार्ड से पूछा। आप लोगों ने खाना खा लिया है? ना मेरे यार, मैंने जवाब दिया। मैं इन्हें कह रहा था कि तुम्हें खाना मैं खिलाऊंगा, लेकिन अगला बड़ा स्टेशन आ जाए तो वहां से अच्छी किस्म का खाना मिल जाएगा। तुम क्यों खिलाओगे? हमारा साथी अल्ताफ बोला। अब हम तुम सबको खाना खिलाएंगे। ये हमीदुल्लाह, अल्ताफ और मेरी जबान का जादू था जो चल गया। हमने पुलिस वालों पर इस तरह भी एतमाद जमाया कि हमीदुल्लाह ने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो मेरी हथकड़ी खोल दे ताकि मैं आराम से सफर कर सकूं। हेड कांस्टेबल अभी कुछ जवाब सोच ही रहा था कि मैं बोल पड़ा। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं हथकड़ी नहीं खुलवाऊंगा। इनका मेरे साथ भाइयों जैसा सलूक है। मैं नहीं चाहता कि कोई अंग्रेज किसी बड़े स्टेशन पर देख ले तो इन पर कोई मुसीबत आ पड़े। इसके साथ ही मैंने हेड कांस्टेबल की बहुत तारीफें की। इंजन ने विसल दे दी। हम साथ वाले कमरे में ही बैठ जाएंगे, हमीदुल्लाह ने कहा, और वो साथ वाले कंपार्टमेंट में सवार हो गए। ये मेल ट्रेन थी जिसे उस जमाने में डाक गाड़ी कहा जाता था। किसी किसी स्टेशन पर रुकती थी। अब चली तो 1.25 या 1.5 घंटे बाद एक और कस्बे के स्टेशन पर रुकी। चूंकि वो जंक्शन स्टेशन था इसलिए बारौनक था। वहां इंजन भी तब्दील होना था और ब्रांच लाइन से आने वाली गाड़ी का इंतजार भी करना था। हमीदुल्लाह और अल्ताफ आए और ये कहकर चले गए कि वो खाना ले आते हैं। मुझे ये परेशानी होने लगी कि ये दोनों बहरूप में नहीं थे। असल रूप में इनके पकड़े जाने का खतरा था। मैंने इस ख्याल से अपने आप को तसल्ली दी कि दोनों बेवकूफ नहीं और अनाड़ी भी नहीं। मुझे एक और ख्याल आ गया कि हिंदू तो गोश्त खाते ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाने से इनकार कर दें। मैंने उनसे पूछा कि वो गोश्त खा लेंगे तो सिख कांस्टेबल ने बड़े जोशो खरोश से कहा कि यहाँ कौन देखता है, जो आएगा खा लेंगे। खा लेंगे यार, हेड कांस्टेबल ने कहा, आने दो। थोड़ी ही देर के बाद हमीदुल्लाह और अल्ताफ खाना ले आए। वो स्टेशन से बाहर एक होटल से खाना लाए थे। उन्होंने बताया कि वो प्लेटें और गिलास भी खरीद लाए हैं। खाना क्या था? गोश्त ही गोश्त था। इसके अलावा मुर्गी थी और पुलिस के काम की जो चीज वो लाए वो देसी शराब की 2 बड़ी बोतलें थी। हेड कांस्टेबल ने बड़ी फुर्ती से जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और खाना अंदर रखवा लिया। मैंने गार्ड पर अपना एतमाद मजीद पक्का करने के लिए हमीदुल्लाह और अल्ताफ से कहा कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये काबिल गिरफ्त है। मैं एक खास मकसद के लिए दरवाजे के पास खड़ा रहा। हमीदुल्लाह और अल्ताफ जब वहां से निकल रहे थे तो मैं उनके और करीब हो गया। हमीदुल्लाह ने निकलते निकलते मेरे कान में कहा, मुर्गी ना खाना। मैं समझ गया। गोश्त और मुर्गी इस कदर पुरकशिश थे कि पुलिस के उन चारों आदमियों को यह भी ख्याल न रहा कि उनके साथ एक कैदी भी है। वो खाने पर टूट पड़े। मैंने थोड़ा सा गोश्त एक प्लेट में डालकर 2 रोटियां ली और अलग बैठकर खाने लगा। इसके साथ ही गाड़ी चल पड़ी। पुलिस वालों ने सबसे पहला धावा मुर्गी पर बोला। फिर उन्होंने गोश्त का सफाया किया। इसके साथ ही वो शराब पीते जा रहे थे और मैं उन्हें बड़ी गौर से देख रहा था। वो खाना खा चुके तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल ने कहा कि उसे नींद आ रही है। मैं जानता था कि ये नींद कैसी है। ओ जवानों, हेड कांस्टेबल ने झूमती हुई और गनूदगी की मारी हुई आवाज में कहा, जरा जागते रहना। ये उसकी आखिरी आवाज थी जो मैंने सुनी। उसके फौरन बाद तीनों कांस्टेबल थोड़े थोड़े वक्फे से सीटों पर औंधे हो गए। उन्हें कोई होश नहीं थी। हमीदुल्लाह खान और अल्ताफ साथ वाले कंपार्टमेंट में जा बैठे थे। जब मेरी गार्ड बेहोश हो गई तो मैं समझ गया कि वो उस कंपार्टमेंट में क्यों बैठ गए थे। आज भी रेलगाड़ियों में देखें, मुल्हिका कंपार्टमेंटों के पायदान एक दूसरे के करीब होते हैं। हमीदुल्लाह, अल्ताफ और मुझ जैसे कद का कोई आदमी टांग लंबी करे तो उधर के पायदान से इस तरफ के पायदान पर आ सकता है। दरवाजों के डंडे आसानी से पकड़े जा सकते हैं। चलती गाड़ी से टिकट चेकर इसी तरह एक से दूसरे कंपार्टमेंट में आया जाया करते हैं। मेरे हाथ हथकड़ी में बंधे हुए थे। इस कंपार्टमेंट के 2 दरवाजे थे जो आमने सामने थे। दोनों मुकफ्फल थे और चाबियां हेड कांस्टेबल की जेब में थी। हथकड़ी की चाबी भी उसी के पास थी।
میں اس کی جیب سے چابیاں نکال سکتا تھا اور دونوں دروازے کھول سکتا تھا، لیکن ہتھکڑی کو چابی لگانا ممکن نہیں تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور اپنے ساتھیوں کو کس طرح اطلاع دوں کہ گارڈ بے ہوش ہو چکی ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور موڑ زیادہ تھے، کیونکہ پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی مڑتی تھی تو پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک بار گاڑی نے ایسا موڑ کاٹا کہ ہیڈ کانسٹیبل جو سیٹ پر پڑا تھا لڑک کر فرش پر جا پڑا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ گرنے کے دھچکے سے بیدار ہو جائے گا۔ میں نے ہتھ کڑی کی زنجیر دوہری کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی کہ یہ اٹھ رہا ہوگا تو زنجیر گھما کر اس کے سر پر ماروں گا۔ وہ سر سے ننگا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ مردوں کی طرح پڑا رہا۔ دروازے پر بڑی زور کی دستک ہوئی اور مجھے حمید اللہ کی آواز سنائی دی۔ میں اس تک گیا، گرمی کی وجہ سے کمپارٹمنٹ کے شیشے نیچے تھے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشوں والے حصے پر مضبوط سلاخیں تھیں۔ جلدی کر سکندر، حمید اللہ خان نے کہا، چابی نکال، دروازہ کھول، اگلا اسٹیشن نہ آ جائے۔ اس زمانے میں پولیس نکر پہنا کرتی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی نکر کی جیب میں بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالا کیونکہ کلائیوں پر ہتکڑی چڑی ہوئی تھی۔ ایک ہی بار دونوں ہاتھ جیب میں نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے چابیاں نکال لیں اور وہ دروازہ کھول دیا جس کے سامنے حمید اللہ خان کھڑا تھا۔ وہ اندر آ گیا مگر ابھی کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے الطاف اس دروازے کے پائیدان پر آیا اور وہ بھی اندر آ گیا۔ گاڑی اسی رفتار سے مڑی۔ میں حمید اللہ خان سے ٹکرایا، وہ سنبھل نہ سکا اور الطاف کے ساتھ اتنی زور سے ٹکرایا کہ الطاف کھلے دروازے میں جا پڑا اور اس کا سر اور سینہ گاڑی سے باہر چلے گئے۔ وہ ابھی ادھر کو ہی سرک رہا تھا۔ اگر حمید اللہ خان اس کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ نہ لیتا تو وہ گاڑی سے باہر جا پڑتا۔ اسے گھسیٹ کر دروازہ بند کیا۔ حمید اللہ خان نے ہتھ کڑی کی چابی میرے ہاتھ سے لے کر ہتھ کڑی کھول دی۔ میں دوسروں کو ہتھ کڑی لگایا کرتا تھا، اپنے ہاتھ پہلی بار ہتھ کڑی میں بندھے تھے۔ اتنا زیادہ وقت ہتھ کڑی لگی رہی تو میری کلائیاں دکھنے لگیں۔ میرے ان دو ساتھیوں کو اندازہ تھا کہ انگریزوں کے قانون کے یہ چار محافظ مرغی کھا کر کتنی دیر بے ہوش ہو جائیں گے۔ اپنے اندازے کے مطابق حمید اللہ خان اس کمپارٹمنٹ کے دروازے پر آ گیا تھا۔